नमस्कार विद्यार्थियों, मैं चंद्रमोहन वर्मा आपका जीव विज्ञान विषयाध्यापक और आज हम बात करेंगे कक्षा 11 के अध्याय 13 के भाग 9 के बारे में। ठीक है, और इस भाग में बच्चों हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के दिए हुए अभ्यास प्रश्नों की। इस भाग के अंदर जो है हम पहले से लेकर तीसरे अभ्यास प्रश्न की बात करेंगे। ठीक है, तो पहले अभ्यास प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। पहला अभ्यास प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि वृद्धि, विभेदन, परिवर्धन, निर्विभेदन, पुनर्विभेदन, सीमित वृद्धि, मेरिस्टेम तथा वृद्धि दर की परिभाषा दे। मतलब इतने सारे शब्द यहां पर दिए हुए हैं और इनकी हमसे क्या पूछना चाहता है, ये परिभाषा पूछना चाहता है। ठीक है, तो एक एक की बात कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं वृद्धि की। ठीक है, वृद्धि जो है बच्चों, कोई भी पादप या कोई भी जीव जो है वहां पे क्या होता है बच्चों, एक अपरिवर्तनीय क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। ठीक है, मतलब अपरिवर्तनीय मतलब ऐसी जो है दोबारा, जैसे कहीं वहां पर लंबाई में वृद्धि हुई, चाहे आयतन में वृद्धि हुई, जिसको दोबारा पहले वाली अवस्था में नहीं लाया जा सकता हो। ठीक है, इस प्रकार की अगर बढ़ोतरी कोई हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्रोथ या वृद्धि कहेंगे। ठीक है, पहली चीज हो गई। दूसरी बात करते हैं विभेदन की। कोशिकाएं क्या होती है बच्चों, लगातार विभाजन करती रहती है और विभाजन के बाद में वहां पर क्या होता है, विभेदन होता है। और विभेदन में क्या होता है, वो कोशिकाएं जो है परिपक्वता की ओर क्या होती है, अग्रसर होती है। और ऐसी कोशिकाएं जो परिपक्वता की ओर अग्रसर हो, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, इस प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, अगली है बच्चों परिवर्धन। पौधा जो है, डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, पौधा जो है उसके बीज अंकुरण से लेकर, ठीक है, क्योंकि हमको पता है पौधा जो है उसकी शुरुआत कहां से होती है, बीज के अंकुरण से होती है। ठीक है, तो कोई भी पादप जो है उसके बीजांकुरण से लेकर के जरावस्था तक जितने भी उसके बीच में जो है अवस्था आएंगी, उन सबको क्या कहेंगे बच्चों, परिवर्धन कहेंगे, डेवलपमेंट कहेंगे, विकास कहेंगे। ठीक है, आगे देखो, निर्विभेदन हमसे पूछा है। विभेदन की बात कर ली थी अपन ने। विभेदन में क्या होता है बच्चों, कोशिकाएं परिपक्वता की ओर अग्रसर होती है और उनकी जो विभाजन की जो बच्चों क्षमता होती है वो नष्ट हो जाती है। लेकिन मान लो कि विभाजन की क्षमता वापस से आ जाए उस कोशिकाओं में, तो उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, उसको निर्विभेदन कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो विभाजन की क्षमता वापस से आई थी वो वापस से गायब हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, पुनर्विभेदन कहेंगे। ठीक है, विभेदन क्या होता है, विभाजन की क्षमता चली जाती है, अगर वो विभाजन की क्षमता वापस से आ जाए तो वो हो जाएगा निर्विभेदन, और वापस से जो है वो क्षमता क्या हो जाए, गायब हो जाए, तो उसको हम कहेंगे पुनर्विभेदन। समझ में आया दोनों? आगे बढ़ते हैं। वृद्धि क्या होता है बच्चों, वृद्धि जो है एक जो है वृद्धि या वृद्धि दर हम कह सकते हैं। ठीक है, वृद्धि की बात हमने कर ली। सीमित वृद्धि अपना क्या है, सीमित वृद्धि दिया हुआ है यहां पर कि हमको पता है बच्चों, कोई भी पादप या कोई भी जीव है, पादपों की बात करते हैं अपन, कोई भी पादप जो है वहां पर क्या होती है कि निश्चित समय में निश्चित वृद्धि होती है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी फल जो है वो असीमित आकार का वहां पर हो जाए। ठीक है, उसकी क्या होती है, निश्चित वृद्धि होती है, वो समय से वहां पर लगता है और एक निश्चित समय आने पर वहां से क्या हो जाता है, विलगित हो जाता है, जरावस्था के बाद में वहां से हट जाता है। ठीक है, इस प्रकार ये प्रक्रिया बच्चों लगातार चलती रहती है। तो अपन कह सकते हैं बच्चों कि पादपों के अंदर क्या होती है, वृद्धि सीमित प्रकार की होती है। वहां पर भी एक निश्चित वृद्धि होती है। भाई कोई भी फल है या कोई भी पत्ती है, वहां पर एक निश्चित समय तक लगी रहेगी, उसके बाद में क्या हो जाएगी, वहां से विलगित हो जाएगी, दूसरी पत्ती वहां पर आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पौधों के अंदर वृद्धि जो होती है, किसी भी जीव के अंदर वृद्धि होती है, वो क्या होती है, सीमित वृद्धि प्रकार की होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें मेरिस्टेम की, जिसको विभज्योतक भी कहा जाता है जो है हिंदी के अंदर। तो विभज्योतक या मेरिस्टेम क्या होता है बच्चों, पादपों के अंदर कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर लगातार विभाजन की क्या होती है, क्षमता होती है। ठीक है, ऐसे क्षेत्रों को या ऐसे ऊतकों को बच्चों क्या कहते हैं, हम मेरिस्टेम कहते हैं, विभज्योतक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अंतर्वेशी विभज्योतक हो गया, पार्श्व विभज्योतक हो गया। ठीक है, शीर्षस्थ विभज्योतक हो गया, जैसे मूल शीर्ष और प्ररोह शीर्ष पर पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है कि वृद्धि दर क्या होती है। वृद्धि दर जो है बच्चों, दर कहीं पे भी आ जाए तो उसका मतलब है एक निश्चित समय में पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो एक निश्चित समय में या एक इकाई समय में पौधों के अंदर होने वाली अपरिवर्तनीय बढ़ोतरी जो होती है या वृद्धि जो है बच्चों, उसी को क्या कहा जाता है, वृद्धि दर कहा जाता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं बच्चों, एक एक की आंसर जो है देख लेते हैं इनके। देखो, वृद्धि जो है सबसे पहले दिया हुआ है कि वृद्धि किसी जीव अथवा उसके किसी भाग में, ठीक है, चाहे पूरा का पूरा जीव हो या उसका कोई भाग हो, तो उसके किसी भाग में होने वाले आकार हो, चाहे भार हो, चाहे क्षेत्रफल हो, चाहे लंबाई हो, चाहे ऊंचाई हो, चाहे आयतन हो, चाहे कोशिका संख्या हो। ठीक है, इसमें से कुछ भी हो सकता है, आकार, क्षेत्र, भार, कोशिका संख्या, लंबाई हो, ऊंचाई हो, आयतन हो। ठीक है, कुछ भी इनमें से, इनके अंदर जो है अगर क्या हो बच्चों, अपरिवर्तनीय बढ़ोतरी हो, क्या हो, इन सब चीजों के अंदर, चाहे भार, आयतन, लंबाई, कुछ भी है, क्षेत्रफल है, इनके अंदर अगर कोई अपरिवर्तनीय बढ़ोतरी हो। अपरिवर्तनीय का क्या मतलब है, जिसको पुनः जो है वापस पहले वाली अवस्था में नहीं ले जाया जा सके, ऐसी अगर कोई बढ़ोतरी हो तो उसको क्या कहेंगे अपन, वृद्धि या ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि भाई पादप हो, पूरा का पूरा कोई जीव हो या उसका कोई भाग है, वहां पर
इनमें से कोई भी, ठीक है, आकार, भार, क्षेत्रफल, आयतन, इनमें से किसी भी के भी अंदर अपरिवर्तनीय अगर बढ़ोतरी हो रही है तो हम कह सकते हैं कि वहां पर क्या हुई है, वृद्धि हुई है, वहां पर ग्रोथ हुई है, ठीक है। जैसे यहां पर दिख रहा है आपको, जैसे यहां पर हम कह सकते हैं कि भाई इसके आकार में क्या हुई है, यहां पर वृद्धि हुई है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, वृद्धि कह सकते हैं। भाई एक बार बड़ा हो गया तो पुनः दोबारा इस अवस्था में थोड़ी जाएगा, वो ये नहीं जाएगा, इससे जो नया पौधा हो सकता है वो जरूर चला जाए, लेकिन ये नहीं जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये एक प्रकार से क्या है, अपरिवर्तनीय बढ़ोतरी है, इसी को हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट परिभाषा की तरफ। यहां पर दिया हुआ है विभेदन, ठीक है। विभेदन जो होता है, क्या होता है बच्चों, मूल शिखाग्र तथा परो शिखाग्र विभजोतक, ठीक है, विभजोतक की यहां पर बात कर रहे हैं, से और कैम्बियम कोशिकाओं से बनने वाली कोशिकाएं विभिन्न कार्यों के लिए रूपांतरित होती है तथा विशिष्ट क्रियाकलाप को संपन्न करने के लिए परिपक्व होती है, ठीक है। मतलब ये जो विभजोतक से बनने वाली कोशिकाएं होती है, विभिन्न कार्यों को करना है इनको, तो उसके लिए क्या होगी बच्चों, वो परिपक्व होगी, और ये परिपक्वता की ओर अग्रसर होने वाली जो प्रक्रिया होती है बच्चों, इसी को क्या कहते हैं, विभेदन कहते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी कोशिका है, उसने विभाजन किया, विभाजन के बाद में क्या होगी बच्चों, उसके अंदर परिपक्वता आएगी, और ये परिपक्वता की ओर अग्रसर होने वाली जो प्रक्रिया है उसी को हम क्या कहते हैं, विभेदन कहते हैं। जैसे कि ये जो परो शीर्ष विभजोतक है, यहाँ की कोशिका ने विभाजन किया और यहाँ पर फिर वो क्या होगी, आगे परिपक्व होगी। चाहे मूल शीर्ष विभजोतक की बात करें, यहाँ की कोशिका विभाजित होगी, उसके बाद में क्या होगी, परिपक्व होगी, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, विभेदन कहेंगे, डिफरेंशिएशन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों, परिवर्धन जो है, जिसको डेवलपमेंट कहा जाता है इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो देखिए परिवर्धन क्या होता है, परिवर्धन में एक जीव के जीवन चक्र में, ठीक है, जीवन चक्र में आने वाले वे सारे बदलाव शामिल हैं, वे सारे परिवर्तन शामिल है जो कहां से कहां तक, बीजांकुरण और जरावस्था के बीच होते हैं, ठीक है। मतलब बीजांकुरण से लेकर जरावस्था के बीच में कुछ भी अगर परिवर्तन हो, कुछ भी अगर बदलाव हो, उन सबको क्या कहा जाएगा, परिवर्धन कहा जाएगा। इससे पादप के जटिल शरीर का गठन होता है, ठीक है। पादप का क्या होता है बच्चों, इससे जटिल शरीर का निर्माण होता है, जिसमें जड़, तना, पत्तियां, पुष्प और फल बनते हैं, और ये सभी परिवर्धन के अंतर्गत आते हैं। इन सबका बनना क्या है बच्चों, परिवर्धन ही है। तो याद रखना है, बीजांकुरण से लेकर जरावस्था के बीच में जो कुछ भी होगा उसको हम क्या कहेंगे, परिवर्धन कहेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट निर्विभेदन है, यहां पर डी डिफरेंशिएशन जिसको कहा जाता है, जीवित विभेदित कोशिकाएं। अब कोशिकाएं क्या हो चुकी है, विभेदित, और विभेदित कोशिकाओं में याद रखना वहां पर जो विभाजन की क्षमता होती है वो नष्ट हो जाती है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, जीवित विभेदित कोशिकाएं कुछ विशेष परिस्थितियों में विभाजन की क्षमता पुनः प्राप्त कर लेती, मतलब विभाजन की क्षमता जो कि विभेदन के दौरान नष्ट हो गई थी, वो विभाजन की क्षमता अगर वापस से आ जाए तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, निर्विभेदन कहेंगे। इस क्षमता को क्या कहते हैं, निर्विभेदन कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों पुनर्विभेदन, जिसको रीडिफरेंशिएशन कहा जाता है। क्या होता है, निर्विभेदित कोशिकाओं या ऊतकों के द्वारा उत्पादित कोशिका बाद में फिर से विभाजन की क्षमता खो देती है ताकि विशिष्ट क्रियाकलापों को संपादित किया जा सके, अर्थात पुनर्विभेदित हो जाती है, ठीक है। मतलब ये निर्विभेदित हुई है, जहां पर विभाजन की क्षमता दोबारा से आई है, अगर वो विभाजन की क्षमता वापस से गायब हो जाए, मतलब मान लो उस कोशिका को एक विशिष्ट कार्य करना है, उसके लिए विभाजन की क्षमता खो देती है वापस से, तो उसको हम क्या कहेंगे, निर्विभेदन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सीमित वृद्धि क्या है, सभी पेड़ पौधों या पेड़ पौधे जो होते हैं समय के अंतराल से ऊंचाई एवं गोलाई, जिसको चौड़ाई भी कहते हैं अपन, में लगातार वृद्धि करते रहते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी पादप के अंदर क्या होता है, ऊंचाई और गोलाई के अंदर वहां पर लगातार वृद्धि वहां पर होती रहती है। यद्यपि उस वृक्ष की पत्तियां, पुष्प, फल आदि न केवल एक सीमित लंबाई चौड़ाई के होते हैं, बल्कि समयानुकूल वृक्ष से निकलते और गिर जाते हैं, ठीक है। मतलब एक तो उनकी निश्चित वृद्धि होती है, साथ ही वो जो है समय से ही वहां पर लगते हैं और समय से ही वहां पर क्या होते हैं, गिर जाते हैं, विलगित हो जाते हैं। यही प्रक्रिया बच्चों लगातार दोहराई जाती है और यही क्या है, सीमित वृद्धि कहलाती है। यही क्या है बच्चों, लिमिटेड ग्रोथ है या फिर सीमित वृद्धि वहां पर कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट अपने मेरिस्टेम व विभजोतक की परिभाषा। क्या होता है मेरिस्टेम व विभजोतक, पौधों के अंदर वृद्धि जो है विशेष क्षेत्रों तक की क्या होती है, सीमित होती है, ठीक है। पौधों के अंदर वृद्धि जो होती है बच्चों एक विशेष क्षेत्रों में ही होती है, और इन विशेष क्षेत्रों में ही बच्चों क्या होता है, सक्रिय कोशिका विभाजन होता रहता है, और इन विशेष क्षेत्रों में क्या होता रहता है, लगातार सक्रिय रूप से कोशिका विभाजन होता रहता है, और ऐसे क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं, मेरिस्टेम या विभजोतक कहते हैं, ठीक है। पौधों के अंदर ऐसे क्षेत्र होते हैं बच्चों जहां पर लगातार सक्रिय रूप से कोशिका विभाजन चलता रहता है, ऐसे क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं, मेरिस्टेम कहते हैं, विभजोतक कहते हैं। नाम से पता चल रहा है विभजोतक मतलब ऐसे ऊतक जहां पर लगातार विभाजन होता रहे, ठीक है, तो ये मेरिस्टेम कहलाएगा अपना। और ये मेरिस्टेम जो होता है बच्चों तीन प्रकार का होता है मुख्यतः। एक क्या होता है, शीर्षस्थ, जो शीर्ष भाग पर होगा। शीर्ष बच्चों ये क्या है, शीर्षस्थ विभजोतक जो है प्रो शीर्ष विभजोतक भी हो सकता है, और ये बच्चों मूल
शीर्ष विभज्योतक भी हो सकता है, ठीक है, कोई सा भी हो सकता है, चाहे मूल का शीर्ष हो चाहे पार्श्व का शीर्ष हो, दोनों बच्चों शीर्षस्थ विभाजक जो विभज्योतक है उसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो पहला मेरिस्टेम हो गया शीर्षस्थ मेरिस्टेम। दूसरा बच्चों यहाँ पे क्या होता है, पार्श्व विभज्योतक होता है जो, और ये शीर्षस्थ मेरिस्टेम जो है बच्चों पादप की लंबाई में वृद्धि करवाता है। कहां वृद्धि करवाता है, पादप की लंबाई में वृद्धि करवाएगा, अक्ष के जो बच्चों समानांतर जो है क्या करवाता है, वृद्धि करवाता है। दूसरा अपना शीर्षस्थ विभज्योतक हो गया। पार्श्व विभज्योतक की बात करूं तो ये बच्चों क्या करवाता है, पौधों की चौड़ाई में वृद्धि करवाता है। पार्श्व मतलब दोनों तरफ, ठीक है, तो ये पादप की जो है बच्चों चौड़ाई में वृद्धि करवाता है। कौन सा, पार्श्व विभज्योतक, पार्श्व मेरिस्टेम या लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। तीसरा बच्चों यहाँ पर अंतर्वेशी विभज्योतक, ठीक है। अंतर्वेशी विभज्योतक क्या होता है बच्चों, जो पर्व होते हैं वहां पर या उन पर्वों के ऊपर की ओर जो है ये अंतर्वेशी विभज्योतक या इंटरकेलरी मेरिस्टेम जो है वो उपस्थित होता है, और ये क्या करवाता है बच्चों, ये भी पादप की लंबाई में वृद्धि करवाता है, ठीक है। तो एक तो शीर्षस्थ और अंतर्वेशी तो लंबाई में वृद्धि करवाएंगे, और पार्श्वी का याद रखना बच्चों ये चौड़ाई में वृद्धि करवाता है, ठीक है। तो ये बच्चों शीर्षस्थ और जो अंतर्वेशी है ये तो प्राथमिक वृद्धि करवाते हैं, और जो पार्श्वी होता है वो क्या करवाता है, द्वितीयक वृद्धि करवाता है। जैसे कि कैम्बियम हो गया, वहां पर जो है पार्श्व विभज्योतक का ही उदाहरण है, और वो क्या करवाता है, द्वितीयक वृद्धि करवाता है, ठीक है। तो तीन प्रकार के मेरिस्टेम याद रख लेना, एक होता है शीर्षस्थ मेरिस्टेम, एक होता है पार्श्व मेरिस्टेम, और एक होता है बच्चों अपना अंतर्वेशी इंटरकेलरी मेरिस्टेम, ठीक है। तीन प्रकार के मेरिस्टेम पादपों के अंदर मुख्यतः पाए जाते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट बच्चों अपना है वृद्धि दर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वृद्धि दर है अपनी, या फिर ग्रोथ रेट जिसको कह सकते हैं अपन, ठीक है। दर बच्चों कहां पर भी लगा है तो मतलब वो समय, एक निश्चित समय में वहां पर पूछ रहा है, ठीक है। तो समय की प्रति इकाई के दौरान बढ़ी हुई वृद्धि को वृद्धि दर कहते हैं, ठीक है। समय की प्रति इकाई के दौरान जो भी वृद्धि या कोई भी बढ़ोतरी हो रही है उसको हम क्या कहेंगे, वृद्धि दर कहेंगे। गणितीय भाषा में एक जीव या उसके अंग जो है अनेक तरीकों से अधिक कोशिकाएं पैदा जो है कर सकते हैं वहां पर, ठीक है। वो संख्या में वृद्धि भी हो सकती है, वो आकार में वृद्धि भी हो सकती है, क्षेत्रफल में वृद्धि भी हो सकती है, ठीक है। तो ये बच्चों इसको क्या कहा जाता है, वृद्धि दर कहा जाता है। एक निश्चित समय में होने वाली वृद्धि या बढ़ोतरी ही क्या कहलाती है, वृद्धि दर कहलाती है, ठीक है। अब बढ़ते हैं बच्चों अपने दूसरे प्रश्न की ओर, जो हमसे पूछना चाहता है कि पुष्पित पौधों के जीवन में किसी एक प्रचालिक या पैरामीटर से वृद्धि को वर्णित नहीं किया जा सकता, क्यों, ठीक है। मतलब यहां पर बच्चों कहना चाहता है कि भाई कोई भी जो पुष्प है या कोई भी पादप जो है बच्चों, ठीक है, कोई भी पुष्पी पादप है या एंजियोस्पर्म पादप हम कह सकते हैं, उसके अंदर जो है किसी एक प्रचालक या पैरामीटर से वृद्धि को वर्णित, मतलब किसी एक प्रचालक या किसी एक इकाई को लेकर, चाहे हम लंबाई ले लें, चाहे हम चौड़ाई ले लें, चाहे संख्या में ले लें, उसको सिर्फ एक को लेकर के अपन वृद्धि को बच्चों वहां पर नाप नहीं सकते, ठीक है। जैसे कोशिका के अगर मैं कहूंगा कोशिका के लिए वहां पर जीव द्रव्य के जो है उसकी मात्रा में वृद्धि होगी, उसको वृद्धि कहा जाएगा। जैसे ही पौधा बड़ा होगा वहां पर उसके लंबाई में वृद्धि होगी, उसके आकार में वृद्धि होगी, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो यहां पर बच्चों क्या होते हैं, अनेक इकाइयां होती है, अनेक मात्राएं होती है, अनेक विवाहें होती है। तो किसी भी एक मात्रा को लेकर के हम वृद्धि को जो है वहां पर वर्णित नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि पादप में वृद्धि को मापने के लिए अनेक प्रकार की क्या होती है बच्चों, इकाइयां वहां पर होती है, ठीक है। देखते हैं कौन कौन सी होती है। क्योंकि कोशिकीय स्तर पर, ठीक है, क्योंकि कोशिकीय स्तर पर वृद्धि मुख्यतः जीव द्रव्य मात्रा में वृद्धि का परिमाण है, ठीक है, परिणाम है। अगर मैं बात करूं कोशिकीय स्तर पर, ठीक है, किस पर बच्चों, कोशिकीय स्तर पर अगर बात की जाए तो वहां पर क्या है, कोशिका में क्या होगा, जीव द्रव्य होगा, प्रोटोप्लाज्म होगा। तो वहां पर जो प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य में वृद्धि होगी उसको वृद्धि कह दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि जीव द्रव्य की वृद्धि को सीधे मापना कठिन है, ठीक है, लेकिन अपन जो जीव द्रव्य है कोशिका के अंदर उसको सीधे माप ही नहीं सकते, तो वृद्धि भी नहीं माप सकते हैं अपन, ठीक है। तो वहां पर क्या किया जाता है, अतः कुछ दूसरी मात्राओं को मापा जाता है, ठीक है। अब यहां पर जीव द्रव्य को नहीं मापा जा सकता तो कुछ दूसरी मात्रा ली जाएंगी, और कौन कौन सी हो सकती है बच्चों, तो ये दूसरी मात्राएं जो है उनको मापा जाता है, जो कम या ज्यादा इसी के अनुपात में होती है, ठीक है, जो कम या ज्यादा जीव द्रव्य के अनुपात में ही होती है, इसलिए वृद्धि को विभिन्न मापदंडों द्वारा मापा जाता है। उदाहरण स्वरूप बच्चों ये मापदंड कौन कौन से हो सकते हैं, ये ताजी बहार में वृद्धि भी हो सकती है कि वहां पर अभी जो है नया नया कौन सा बहार जहां है उसके अंदर वृद्धि हुई है। शुष्क बहार में भी नाप सकते हैं कि भाई पौधों का जितना भी जल है वो वाष्पित हो गया धूप में रखने से, अब उसके अंदर जो वजन बचेगा उसको क्या कहेंगे अपन, शुष्क बहार कहेंगे। लंबाई में वृद्धि को भी अपन माप सकते हैं कि भाई लंबाई, जैसे मान लो पहले एक बार अपन ने क्या कर लिया, पौधे की लंबाई को नाप लिया, अब दोबारा उस समय एक निश्चित समय बाद में अपन देख रहे हैं तो उसमें कितनी वृद्धि हुई, उस लंबाई में वृद्धि को नापा जा सकता है। इसी प्रकार क्षेत्रफल में वृद्धि को नाप सकते हैं, आयतन में वृद्धि को नाप सकते हैं, और कोशिकाओं की संख्या आदि भी जो है वृद्धि के मापने के क्या है बच्चों, कुछ मापदंड है, ठीक है। इसके साथ ही बच्चों जिसे कुछ उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि भाई किस प्रकार से अलग अलग मापदंडों द्वारा यहां पर वृद्धि को मापा जा सकता है। देखिए मक्के की मूल शिखाग्र विभज्योतक में, ठीक है,
मक्के की जो मूल शिखाग्र विभज्योतक है, अर्थात जो मक्के की जो जड़ें होती है बच्चों, उसके शीर्ष पर जो विभज्योतक पाया जाएगा, वहां पे जो मेरिस्टेम होगा, उसको हम क्या कहेंगे? मूल शिखाग्र विभज्योतक कहेंगे। ठीक है, तो वहां पे बच्चों प्रति घंटे क्या होती है? 17,500 या अधिक नई कोशिकाएं पैदा हो जाती है। ठीक है, मतलब वहां पर प्रति घंटे बच्चों, ठीक है, एक घंटे के अंदर 17,500 या इससे भी ज्यादा वहां पर कोशिकाएं जो है वहां पर निर्मित हो जाती है, लगातार विभाजन कर रही है वहां पर हर घंटे। ठीक है, जबकि एक तरबूज के अंदर बात की जाए, ठीक है, मतलब यहां पर क्या है? प्रति घंटे 17,500, मतलब यहां पर कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि को यहां पर बताना चाहता है यहां पर। ठीक है, जबकि एक तरबूज में कोशिकाओं के आकार में वृद्धि 3,50,000 गुना बच्चों वहां पर हो सकती है। ठीक है, मतलब ये किसमें बता रहा है? आकार में वृद्धि को बता रहा है कि भाई वहां पर 3,50,000 गुना तक वहां पर क्या हो सकती है बच्चों? वृद्धि यहां पर हो सकती है। पहले वाले उदाहरण में, ठीक है, मतलब मक्के वाले उदाहरण में यहां पर वृद्धि को कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के रूप में व्यक्त किया गया है, जबकि यहां पर तरबूज वाले उदाहरण बच्चों क्या किया गया है? बाद वाले उदाहरण में वृद्धि को कोशिका के आकार में बढ़ोतरी के रूप में। ठीक है, पहले वाले में संख्या में कैसे कि भाई प्रति घंटे 17,500 कोशिकाएं वहां पर वृद्धि हो रही है उनकी। ठीक है, और दूसरे वाले में वहां पर तरबूज की कोशिकाओं के आकार में क्या हो रहा है? 3,50,000 गुना। ठीक है, तो आकार में वृद्धि को यहां पर लिया हुआ है तरबूज के केस के अंदर। ठीक है, तो यहां पर देखिए मक्के की मूल शिखाग्र विभज्योतक जो है यहां पर दिया हुआ है, यहां पे क्या होती है? प्रति घंटे जो है 17,500 या इससे भी ज्यादा कोशिकाओं का क्या होता है बच्चों? निर्माण होता है। तो यहां पर कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि का ये बहुत अच्छा उदाहरण है। इसी के साथ ही अगर बात करूं तरबूज में कोशिकाएं, ठीक है, तो इसमें कोशिकाएं बच्चों यहां पर क्या होती है? 3,50,000 गुना तक बढ़ सकती है। तो ये आकार में वृद्धि को यहां पर दर्शाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर, एक पराग नलिका की बात करें। ठीक है, यहां पर देखो बच्चों, यहां पर ये पुष्प का मादा भाग जो है वो दिया हुआ है, जहां पर ये क्या है बच्चों? वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है और ये अंडाशय है। ठीक है, तो यहां पर हमें पता है बच्चों कि वर्तिका पे क्या आते हैं? परागकण जो है वहां पर आते हैं, पोलन ग्रेन्स वहां पर आते हैं ताकि निषेचन की प्रक्रिया हो सके। ठीक है, अब ये वहां पर क्या होंगे बच्चों? ये परागकण आएंगे, यहां पर क्या होंगे? ये अंकुरित होंगे और अंकुरित होकर के बच्चों क्या बनाएंगे? परागनलिका बनाएंगे। अब ये परागनलिका की लंबाई में क्या होगी? वृद्धि होगी और ये कहां पहुंचेगा बच्चों? ये बीजांड तक पहुंचेगा। ठीक है, यह बीजांड तक पहुंचेगा। ठीक है, बीजांड भाग तक पहुंचेगा ये, या बीजांड के अंदर भ्रूणकोश जो होगा वहां पर ये पहुंच जाता है। ठीक है, तो यहां पर बच्चों परागनलिका की अगर बात की जाएगी तो यहां पर वो लंबाई में वृद्धि को बताएगा। ठीक है, तो एक परागनलिका में वृद्धि लंबाई में बढ़त का एक अच्छा मापदंड है। ठीक है, मतलब अगर परागनलिका की बात होगी तो वो लंबाई में वृद्धि को वहां पर बताना चाह रहा है। इसी प्रकार अगर पृष्ठाधर पत्ती की वृद्धि को उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बढ़त के रूप में मापा जाता है। ठीक है, अगर इसी प्रकार जो है अगर बात की जाए बच्चों किसी भी पृष्ठाधरी पत्ती की जो पृष्ठाधर रूप से क्या है बच्चों? चपटी है। ठीक है, ऐसी पत्तियों के अंदर क्या होता है बच्चों? इसके अंदर अपन बात करें उसमें वृद्धि में, तो इसके बच्चों क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। इसकी लंबाई में वृद्धि नहीं मापेंगे अपन, यहां पे क्या बोलेंगे? इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो पत्ती के केस में पृष्ठीय क्षेत्रफल को लिया जाता है, परागनलिका के केस में किसको लिया जाता है? वहां पर लंबाई में बच्चों मापदंड के रूप में लिया जाता है। इसी प्रकार अपने बात की तरबूज के अंदर कोशिकाओं के आकार में वृद्धि है तो वहां पर आकार को मापदंड लेंगे। इसी प्रकार अगर मक्के की मूल शिखाग्र विभज्योतक की बात हो रही है तो वहां पर कोशिकाओं की संख्या को लेंगे। मतलब अपन वृद्धि को किसी एक मापदंड से माप नहीं सकते, यहां पर वृद्धि को मापने के बच्चों क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के मापदंड होते हैं और प्रत्येक मापदंड जो होता है जीव द्रव्य के अनुसार ही बच्चों क्या होता है? उसी के अनुपात में होता है। इस प्रकार जो है अनेक मापदंडों द्वारा कोशिका के अंदर या किसी भी पादप के अंदर या किसी भी जीव के अंदर वृद्धि को मापा जा सकता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों तीसरे प्रश्न की तरफ, जहां पे दिया हुआ है कि संक्षिप्त वर्णन करें। किस किस का वर्णन करना है? एक तो हमें बात करनी है बच्चों अंकगणितीय वृद्धि की, एक बात करनी है ज्यामितीय वृद्धि की, एक बात करनी है बच्चों सिग्माब या सिग्मोइड वृद्धि कर्व की या सिग्मोइड वृद्धि वक्र की, और एक बात करनी है संपूर्ण और सापेक्ष वृद्धि दर की। ठीक है, ये चार यहां पर दिए हुए हैं प्रश्न। तो बात करते हैं बच्चों अंकगणितीय वृद्धि जो होती है, सिंपल सा बता देता हूं फिर अपन डिटेल में बात करेंगे इसकी। ठीक है, अंकगणितीय वृद्धि जो है बच्चों क्या होती है? अंकगणितीय वृद्धि जैसे मान लो दो कोशिकाएं, भाई समसूत्री विभाजन के बाद में हमें पता है कितनी कोशिकाएं बनती है? दो कोशिकाएं बनती है। अब इन दो कोशिकाओं में से एक तो क्या करे बच्चों? लगातार विभाजन करती जाए और दूसरी कोशिकाएं बच्चों वहां पर क्या हो? विभेदित और परिपक्व हो। ठीक है, एक कोशिका लगातार विभाजन करके नई नई कोशिकाएं बनाए और दूसरी कोशिका वहां पर क्या हो? विभेदित हो, परिपक्व हो। तो इस प्रकार की वृद्धि बच्चों क्या कहलाती है? अंकगणितीय वृद्धि कहलाती है। क्या कहलाती है? अंकगणितीय वृद्धि इस प्रकार की वृद्धि को कहते हैं हम। ठीक है, इस प्रकार की वृद्धि जो है क्या होती है? सरलतम रूप होती है वृद्धि का। और इसमें अगर अपन आरेख को खींचेंगे बच्चों तो क्या होता है? वो
एक लीनियर ग्राफ या रेखीय वक्र जो है हमको क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरी बात करें अपन किसकी, ज्यामितीय वृद्धि की, जियोमेट्रिक ग्रोथ की बात करें बच्चों, तो ज्यामितीय वृद्धि जो होती है वहां पर जो दोनों कोशिकाएं बची है, ठीक है, वहां पर समसूत्री विभाजन द्वारा यहां पर भी दो कोशिकाएं बनती है। लेकिन अंगगणितीय में क्या हो रहा था, एक कोशिका विभाजन कर रही थी, दूसरी कोशिकाएं बच्चों वहां पर क्या हो रही है, परिपक्व और विभेदित हो रही है। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या होता है, ज्यामितीय वृद्धि में दोनों की दोनों कोशिकाएं वहां पर क्या करने लग जाती है, विभाजन करने लग जाती है। ठीक है, जिससे यहां पर क्या होती है, बहुत तीव्र वृद्धि यहां पर देखी जा सकती है। ठीक है, और यहां पर जो वक्र प्राप्त होता है बच्चों, वो एस आकार का या सिग्मोइड वक्र जो है यहां पर प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें बच्चों सिग्मोइड वृद्धि वक्र की, यहां पर बात की जाए तो सिग्मोइड वृद्धि वक्र जो होता है बच्चों, वहां पर चार जो है अवस्थाएं देखने को मिलती है। ठीक है, और ये जो वक्र होता है वो एस आकार का होता है, जहां पे पहले सर्वप्रथम जो है धीमी वृद्धि होती है, ठीक है, जिसको लेग फेज कहते हैं, फिर एकदम से बहुत तेज वृद्धि होती है जिसको लॉग फेज कहते हैं, फिर जो है बच्चों वहां पर तीसरी वृद्धि होती है जहां पे दोबारा से वृद्धि क्या हो जाती है, मंद हो जाती है, और लास्ट में बच्चों वहां पर कोई वृद्धि नहीं देखी जाती है, अर्थात वहां पर स्थायी अवस्था जो है आ जाती है। इस प्रकार जो वृद्धि बनते हैं बच्चों, यहां पर जो वृद्धि वक्र बनेगा उसके अंदर चार अवस्थाएं मुख्य रूप से पाई जाती है सिग्मोइड वृद्धि वक्र में, और जो अधिकतर सजीव होते हैं वहां पर सिग्मोइड वृद्धि वक्र ही पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं संपूर्ण और सापेक्ष वृद्धि दर की। पहले बात कर लेता हूं संपूर्ण वृद्धि दर की। भाई एक निश्चित समय में पौधे के अंदर या किसी भाग के अंदर जितनी भी वृद्धि हो रही है, कुल वृद्धि अगर वहां पर होगी, उस कुल वृद्धि को अगर लेंगे बच्चों, उस कुल वृद्धि को तो क्या कहते हैं अपन, संपूर्ण वृद्धि दर कहते हैं। और सापेक्ष वृद्धि दर की अगर बात करें, दो कोई भाग है, ठीक है, दो अलग अलग भाग है वहां पर, तो एक निश्चित समय में वहां पर कितनी वृद्धि हो रही है, ठीक है, मतलब वहां पर दोनों की तुलना करके वहां पर देखी जाए बच्चों कि कितनी वृद्धि हुई है, उसको कहते हैं अपन सापेक्ष वृद्धि दर। उसको क्या कहेंगे, सापेक्ष वृद्धि दर उसको कहा जाता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं बच्चों सबसे पहले अंकगणितीय वृद्धि के बारे में, पहले उत्तर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अंकगणितीय वृद्धि की बात करें यहां पर, तो अंकगणितीय वृद्धि क्या होती है, इस प्रकार की वृद्धि में समसूत्री विभाजन के पश्चात केवल एक पुत्री कोशिका निरंतर विभाजित होती है। ठीक है, मतलब जो दो पुत्री कोशिकाएं बनी थी उसमें से एक ही क्या होती है, निरंतर विभाजित होती है, दूसरी क्या करती है, अन्य कोशिका विभेदित और परिपक्व हो रही होती है। ठीक है, मतलब एक कोशिका तो वहां पर लगातार विभाजन करेगी और दूसरी कोशिका वहां पर परिपक्व होती रहेगी, विभेदित होती रहेगी। अंकगणितीय वृद्धि एक सरलतम अभिव्यक्ति है, वहां पर वृद्धि का एक सरलतम रूप होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए बच्चों दीर्घीकृत होते हुए मूल के अंदर हम इस प्रकार की अंकगणितीय वृद्धि को देख सकते हैं, जो कि क्या होती है, सरलतम अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, डायग्राम से समझते हैं। देखो यहां पर समसूत्री विभाजन के द्वारा दो कोशिकाएं बनी, एक नीली है, एक जो है यहां पर सफेद समझ लो। ठीक है, हल्का नीला रंग है वैसे तो, इसको समझ सफेद मान लो। ठीक है, तो नीली वाली कोशिकाएं तो बच्चों यहां पर क्या हो रही है, यहां पर परिपक्व और विभेदित हो रही है। ठीक है, ये नीली वाली कोशिका जो है बच्चों यहां पर क्या होगी, ये परिपक्व और साथ में बच्चों क्या होती है, विभेदित होती है। ठीक है, तो एक कोशिका तो यहां पर परिपक्व और विभेदित हो रही है, और दूसरी कोशिकाएं बच्चों यहां पर देखो एक से दो बन गई है, दो से तीन बन गई, तीन से चार बन गई, चार से पांच, मतलब ये वाली कोशिका जो है बच्चों यहां पर क्या कर रही है, लगातार विभाजन यहां पर कर रही है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, अंकगणितीय वृद्धि में एक कोशिका तो लगातार विभाजन करती है और दूसरी कोशिका बच्चों परिपक्व और साथ में विभेदित होती रहती है। ठीक है, और इस प्रकार की वृद्धि को हम क्या कहते हैं, अंकगणितीय वृद्धि कहते हैं। ठीक है, अंकगणितीय वृद्धि में अंग की लंबाई समय के विरुद्ध आलेखित की गई। ठीक है, अगर इसकी जो अंग की कोई भी अंग की लंबाई ले लो, उसकी चौड़ाई ले लो, ऊंचाई ले लो, उस अंग की लंबाई या ऊंचाई को समय के विरुद्ध अगर इन दोनों के बीच में बच्चों क्या बनाया जाए, ग्राफ बनाया जाए। ठीक है, जिसमें एक तरफ अपन क्या ले, समय को ले, और दूसरी तरफ वहां उस पादप भाग में क्या हो रही है, ऊंचाई में वृद्धि हो रही है, लंबाई में वृद्धि हो रही है, उसको ले लें। तो दोनों के बीच में अगर ग्राफ बना जाए बच्चों, तो वहां पर रेखीय वक्र जो है प्राप्त होता है, लीनियर ग्राफ वहां पर प्राप्त हमें होता है। ठीक है, गणितीय रूप में अगर इस अंकगणितीय वृद्धि को निरूपित किया जाए बच्चों, तो इसका समीकरण क्या होगा, एल टी बराबर एल नोड प्लस आर टी। ठीक है, एल टी बराबर एल जीरो प्लस आर टी जो है, इस समीकरण द्वारा अंकगणितीय वृद्धि को निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर एल टी क्या है, ये टी समय पर लंबाई, भाई टी समय एक निश्चित समय बाद में कितनी लंबाई में बढ़ोतरी हो रही है, वो तो एल टी कहलाएगा यहां पर। ठीक है, एल जीरो क्या है, शून्य समय पर लंबाई। ठीक है, मतलब शुरू के अंदर वो वृद्धि कितनी थी या शुरू के अंदर लंबाई कितनी थी, वो कहलाएगी अपनी एल जीरो। ठीक है, आर क्या है, यहाँ पर वृद्धि दर या दीर्घीकरण प्रति इकाई समय यहाँ पर बता रहा है कि भाई एक निश्चित समय में कितनी वृद्धि यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो अंकगणितीय वृद्धि को बच्चों एल टी बराबर
L0 प्लस RT नामक समीकरण से दर्शाया जा सकता है। ठीक है, ग्राफ की बात कर लेते हैं। ग्राफ की अपन ने बात की तो एक तरफ समय को लेंगे, एक तरफ लंबाई को ले लें या ऊंचाई को ले लें बच्चों। यहां पर बच्चों क्या होता है, दोनों के बीच में भाई समय को जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे पादपों की क्या हो रही है बच्चों, ऊंचाई में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, प्रारंभ में ऊंचाई कितनी थी, इतनी थी। ठीक है, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, L0 कह सकते हैं। ठीक है, और बाद में बच्चों यहां पर क्या हुई, इतनी वृद्धि हुई, इसको LT अपन कह सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों जैसे जैसे अपन समय को बढ़ाते हैं, जैसे जैसे समय में परिवर्तन आता है वैसे वैसे पादपों की ऊंचाई भी क्या होती है बच्चों, बढ़ती जाती है। और इसको बच्चों इन दोनों के बीच में अगर ग्राफ बना जाए तो इस प्रकार बच्चों यहाँ पर रेखीय वक्र प्राप्त होता है। कौन सा वक्र बच्चों, यहाँ पर रेखीय वक्र जो है क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, लीनियर ग्राफ। ठीक है, तो नियत रेखीय वृद्धि यहाँ पर बता रही है लंबाई और समय के विरुद्ध आलेखित जब इनको किया जाता है तो ये होगी अपनी अंकगणितीय वृद्धि। ठीक है, दूसरी वृद्धि की ओर बढ़ते हैं बच्चों, जिसको कहा जाता है ज्यामितीय वृद्धि या फिर जियोमेट्रिक ग्रोथ भी इसको कहते हैं अपन। ठीक है, क्या होती है, दोनों संतति कोशिका यहां पर एक समसूत्री कोशिका के विभाजन के अनुकरण करता और निरंतर विभाजनशील। ठीक है, मतलब यहां पर क्या होता है, दोनों की दोनों कोशिकाएं जो बनी है समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप दोनों की दोनों कोशिकाएं क्या करने लग जाती है, कोशिका का विभाजन करने लग जाती है। ठीक है, अब दोनों विभाजन हो रहा है तो वहां पर कोशिका की संख्याओं में क्या होगी बच्चों, लगातार वृद्धि होती जाएगी वहां पर। ठीक है, तो यहां पर बच्चों दोनों संतति कोशिकाएं एक समसूत्री कोशिका के विभाजन के अनुकरण करता और निरंतर विभाजनशील होती है और सीमित पोषण आपूर्ति के साथ वृद्धि बच्चों यहां पर धीमी पड़ती हुई स्थिर चरण की ओर अग्रसर होती है। ठीक है, अब यहां पर भाई जब पोषण मात्रा जो है क्या है, अधिकतम थी, तो कोशिकाएं बच्चों यहां पर या कोई भी जीव जो है अपनी अधिकतम वृद्धि यहां पर करेगा, कोशिकाओं में क्या होगी, अधिकतम वृद्धि होगी। लेकिन हमको पता है पोषण क्या होता है, सीमित होता है। तो एक निश्चित समय आने के बाद में वहां पर बच्चों वृद्धि क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है और लास्ट में बच्चों वहां पर स्थिर चरण की ओर वहां पर क्या हो जाती है, अग्रसर हो जाती है। यदि समय के प्रति बच्चों वृद्धि के मापदंड नियोजित की जाए, ग्राफ की जाए यहां पर सिग्मोइड या एस वक्र बच्चों क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, अंकगणितीय वृद्धि में अपन को रेखीय वक्र बच्चों क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था। जबकि बात करें ज्यामितीय वृद्धि की तो यहां पर हमको क्या होता है, यहां पर हमें कौन सा वक्र प्राप्त होता है, सिग्मा या फिर एस वक्र जो है यहां पर प्राप्त होता है। ठीक है, और यहां पर बच्चों समीकरण भी क्या होती है, थोड़ी अलग प्रकार की होती है। W1 बराबर W0 e⁻RT जो है यहां पर इस समीकरण द्वारा ज्यामितीय वृद्धि को बच्चों क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। जहां पर बच्चों W1 क्या है, अंतिम वृद्धि में कह सकते हैं अपन। ठीक है, अंतिम यहां पर वृद्धि कह सकते हैं। W0 क्या है बच्चों, प्रारंभिक वृद्धि कहा जा सकता है। E यहां पर बच्चों क्या है, लोग का एक पैमाना है। R क्या है, यहां पर वृद्धि दर है। और T क्या है बच्चों, यहां पर समय है। ठीक है, तो W1 बराबर W0 e⁻RT जो है इस समीकरण द्वारा ज्यामितीय वृद्धि को दर्शाया जा सकता है। और यहां पर बच्चों जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, सिग्मा या इस वक्र जो है यहां पर प्राप्त होता है। ठीक है, बात करते हैं बच्चों यहां पर इस डायग्राम द्वारा ज्यामितीय वृद्धि को दर्शाया जा सकता है। देखो यहां पर दोनों कोशिकाएं जो है जो कि समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप बनी है। अब दोनों कोशिकाएं बच्चों यहां पर क्या करती है, विभाजन करती है। ठीक है, ये एक कोशिका विभाजन कर रही है, दूसरी भी लगातार विभाजन कर रही है। ठीक है, तो यहां पर बच्चों प्रत्येक कोशिका क्या करती है, विभाजन करती रहती है। तो यहां पर वृद्धि क्या होती है बच्चों, अत्यंत तीव्र गति से होती है। लेकिन जैसे ही पोषण पदार्थ क्या हुए, समाप्त हुए, वहां पर सीमित हुए, तो वहां पर वृद्धि बच्चों धीमी पड़ेगी और लास्ट में जाकर क्या हो जाएगी, स्थिर यहां पर हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि सिग्मोइड वृद्धि वक्र या सिग्मोइड कर्व जो यहां पर बनता है वो किस प्रकार का होता है, उसमें कौन कौन सी अवस्थाएं आती है। देखो वृद्धि दर को प्रभावित करने वाले कारकों को समान रखते हुए यदि हम कोशिका पौधों के अंग जो है अथवा संपूर्ण पौधों की वृद्धि का मापन करें तो हम देखते हैं कि इनकी दर समान नहीं होती, इनकी दर क्या होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, यदि वृद्धि दर का समय के साथ एक ग्राफ बनाया जाए बच्चों तब ये एस आकृति का, एस शेप्ड या फिर एस आकृति की ग्राफ को ही अपन क्या कहते हैं, सिग्मा या सिग्मोइड वक्र इसको कहते हैं। ठीक है, तो एक एस आकृति या सिग्मोइड वक्र जो है बनता है यहां पर, इसे वृद्धि चाप भी कहते हैं। ठीक है, इसको वृद्धि चाप या ग्रोथ कर्व भी कहा जाता है। सामान्यतः कोई भी जीव हो बच्चों वहां पर इस प्रकार का वक्र ही क्या होता है, प्राप्त होता है, उसकी वृद्धि की बात की जाए। ठीक है, तो यहां पर बच्चों एक तरफ हमने क्या लिया है, अंगों का आकार या भार लिया है और दूसरी तरफ के लिया है, समय लिया है। ठीक है, तो यहां पर देखो इस एस आकार का, ठीक है, दिख रहा होगा इस तरीके से, ये क्या बन रहा है, एस आकार यहां पर बन रहा है। तो ये बच्चों क्या है, सिग्मोइड वक्र है।
यहाँ पर देखो 4 प्रकार की अवस्थाएं आपको दिख रही होंगी, ठीक है। पहली बच्चों यहाँ पर क्या होता है, मंद वृद्धि काल होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होती है, धीमी वृद्धि यहाँ पर शुरू होती है। इस तरीके देख रहे हो, इसका ढाल कुछ इस प्रकार है, तो यहाँ पर क्या हो रही है बच्चों, धीमी वृद्धि यहाँ पर हो रही है, ठीक है। इसके बाद वाली अवस्था में देखोगे तो एकदम से क्या हुई, वृद्धि यहाँ पर बढ़ गई, ठीक है। एकदम से क्या हुई, वृद्धि यहाँ पर बढ़ गई। इसको हम अधिकतम वृद्धि काल भी कह सकते हैं, या इसी को चरघातांकी अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। इस काल के अंदर, ठीक है, ये जो भाग है इतने यहां से यहां तक है बच्चों, इसमें क्या होगा, किसी भी जीव के अंदर अधिकतम वृद्धि होती है। इसी को हम चरघातांकी अवस्था भी कहते हैं, इसी को अधिकतम वृद्धि काल भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में वृद्धि वापस से पोषक पदार्थ जैसे जैसे सीमित हुए तो वृद्धि क्या हो जाती है बच्चों, वापस से धीमी पड़ जाती है, और इसको कहते हैं अपन न्यून वृद्धि काल। इसको क्या कहते हैं, तीसरे अवस्था को न्यून वृद्धि काल कहा जाता है। और लास्ट में आते आते बच्चों यहां पर क्या होती है, वृद्धि बिल्कुल रुक जाती है, जिसको हम स्थिर वृद्धि काल भी कह सकते हैं, स्टेडी फेज भी इसको कहा जाता है, ठीक है। बच्चों मंद वृद्धि काल को लेग अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, लेग अवस्था भी कहते हैं। घातांकी अवस्था को लोग अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, लोग अवस्था भी कहते हैं। और ये अंतिम रूप से क्या होगा, स्थिर वृद्धि काल यहां पर देखा गया है, ठीक है। चारों को समझ लेते हैं कौन कौन से काल होते हैं। देखो, इस संपूर्ण वृद्धि चाप को, ग्रोथ कर्व को 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है बच्चों मंद वृद्धि काल, ठीक है। क्या है पहला, मंद वृद्धि काल, जहां पे क्या होगी, बहुत धीमी वृद्धि होगी। देखो, जिसको लेग फेज भी कहते हैं, यह वृद्धि की प्रारंभिक अवस्था होती है, जिसमें वृद्धि मंद गति से होती है, धीरे धीरे क्या होगी बच्चों, वृद्धि होगी, ठीक है। दूसरा है अधिकतम वृद्धि काल, लोग या एक्सपोनेंशियल पीरियड भी इसको कहते हैं, या चरघातांकी अवस्था भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इस समय तीव्र गति से अधिकतम वृद्धि होती है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, चरघातांकी काल भी कहते हैं, लोग फेज भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तीसरी बात करें बच्चों, न्यून वृद्धि काल, वापस से बच्चों क्या होगा, वृद्धि जो है धीमी पड़ जाएगी, ठीक है। तो यहां पर बच्चों क्या होता है, इस काल में पादपों में वृद्धि की दर पुनः क्या हो जाती है, मंद हो जाती है, वापस से धीमी पड़ जाती है, ठीक है। और अंतिम काल है बच्चों स्थिर वृद्धि काल, जहां पर इस काल में बच्चों पादपों के अंदर कोई वृद्धि नहीं होती, इसको स्टेशनरी पीरियड या स्टेशनरी फेज भी कहते हैं। मतलब यहां पर आकर के वृद्धि क्या हो जाती है, बिल्कुल सीमित हो जाती है, यहां पर कोई वृद्धि देखी नहीं जाती, ठीक है। नेक्स्ट बात करें बच्चों, संपूर्ण और सापेक्ष वृद्धि दर की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं संपूर्ण और सापेक्ष वृद्धि दर की, ठीक है। देखते हैं यहां पर अंगों की प्रति इकाई समय में पूर्ण बढ़ोतरी को, ठीक है, मतलब लास्ट में टोटल वृद्धि जो होगी, ठीक है। लास्ट के अंदर बच्चों एक निश्चित समय के बाद में जितनी टोटल वृद्धि हो रही है उसको तो अपन क्या कहेंगे, संपूर्ण वृद्धि दर कहेंगे। उसको तो क्या कहेंगे, संपूर्ण वृद्धि दर उसको कहा जाता है, जिसको हम परम वृद्धि दर भी कहते हैं। इसको क्या कह सकते हैं बच्चों, इसको परम वृद्धि दर भी कहा जाएगा, ठीक है। इसी को निरपेक्ष वृद्धि दर भी कहते हैं, ठीक है। इसी को बच्चों निरपेक्ष वृद्धि दर या इसी को परम वृद्धि दर भी कहा जाता है, ठीक है। तो याद रख लेना, जो टोटल वृद्धि होगी एक निश्चित समय के बाद में उसको हम क्या कहेंगे, संपूर्ण वृद्धि दर या परम वृद्धि दर या निरपेक्ष वृद्धि दर कहेंगे, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट बात करें, दिए गए तंत्र में वृद्धि प्रति इकाई समय को सापेक्ष वृद्धि दर, ठीक है। मतलब यहां पर दो चीजों के बीच में तुलना कर रहे हैं, ठीक है। दो चीजों के बीच में क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, ठीक है। और वहां पर देख रहे हैं कि भाई कितनी वृद्धि वहां पर हुई है दोनों की तुलना करके, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको सापेक्ष वृद्धि दर वहां पर कहा जाता है। दोनों को एक उदाहरण से समझ लेते हैं, ठीक है। देखो यहां पर छोटी वाली पत्ती दे रखी है और यहां पर बड़ी वाली पत्ती दे रखी है, ठीक है। इसका प्रारंभिक आकार कितना है बच्चों, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर या 5 वर्ग सेंटीमीटर इसको कह सकते हैं, ठीक है। और बाद में आकार बढ़कर के कितना हो गया, 10 वर्ग सेंटीमीटर यहां पर हो गया, ठीक है। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर यहां पर आकार इसका हो गया, ठीक है। तो यहां पर बच्चों टोटल वृद्धि कितनी हो रही है भाई, 10 में से 5 घटा सकते हैं, आती है थोड़ी बहुत गणित तो आती है अपन को, ठीक है। 10 में से 5 घटाएंगे कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, ठीक है। तो यहां पर टोटल वृद्धि कितनी हुई है बच्चों, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गई, ठीक है। ऐसे यहां पर देखो 50 वर्ग सेंटीमीटर प्रारंभिक वृद्धि थी और अंतिम वृद्धि क्या है, 55 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। जोड़वा क्या आता है करके देखते हैं बच्चों, 55 में से 50 घटाएंगे कितने बचेंगे, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर यहां पर बचेंगे, 5 वर्ग सेंटीमीटर यहां पर बचा, ठीक है। तो दोनों के अंदर बच्चों जो संपूर्ण वृद्धि दर होगी वो तो क्या होगी, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों के अंदर बराबर वृद्धि हुई है, ठीक है। लेकिन अपन जो है तुलना करके यहां पर बात करें, ठीक है। तो तुलना देखो यहां पर दोनों वृद्धि के बीच में एक समय के बाद में दोनों वृद्धि के बीच में तुलना की जाए, भाई 5 है, 5 की डबल हो गई यहां पर, ठीक है। 5 की दोगुनी हो गई, 10 हो गई यहां पर, तो जबकि यहां पर 50 है, 5 बढ़ी है यहां पर, ठीक है, बिल्कुल कम हुई है। तो ये क्या कहलाएगी, उसकी सापेक्ष वृद्धि दर, ठीक है। इसको कैसे निकालते हैं, देखो टोटल अपना चेंज कितना आया है, ठीक है। जैसे 10 माइनस 5, प्रारंभिक कितनी थी, 5 थी, गुना इसको 100 कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 5/5 गुना 100, 5/5 कट जाएगा, दोनों एक बचेगा, एक को 100 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 100% यहां पर वृद्धि हुई है, ठीक है। और ये क्या है बच्चों, इसकी ये सापेक्ष वृद्धि दर है, ये क्या है बच्चों, इसकी सापेक्ष वृद्धि दर है, ठीक है। इसी प्रकार इस पत्ती की अगर निकालें तो वापस से जोड़ बाकी गुणा करते हैं, ठीक है। 55 माइनस 50 बटा पहले कितनी थी, 50 थी, गुणा 100, ठीक है।
50 को इससे काटेंगे 2 बार, यहां पर कितना बचेगा 5, तो यहां पर कितनी वृद्धि हुई है 10% वृद्धि हुई। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, सापेक्ष वृद्धि दर है कि भाई यहां पर 10% तो क्या हुई, सापेक्ष वृद्धि दर हुई है, यहां पर 100% सापेक्ष वृद्धि दर हुई। ठीक है, जबकि यहां पर बात करें, यहां की जो निरपेक्ष वृद्धि दर थी या परम वृद्धि दर जो थी बच्चों, या संपूर्ण वृद्धि दर थी, वो कितनी आई थी, 5 वर्ग सेंटीमीटर आई थी। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों सापेक्ष वृद्धि दर और जो दूसरी होती है परम वृद्धि दर कह दो या संपूर्ण वृद्धि दर कह दो, दोनों क्या होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। संपूर्ण वृद्धि दर तो उसकी अंतिम वृद्धि को बताती है, टोटल वहां पर कुल कितनी वृद्धि हुई है। ठीक है, जबकि सापेक्ष वृद्धि दर बच्चों प्रारंभिक और अंतिम के बीच में तुलना करके बताती है कि कुल वृद्धि कितनी हुई है। ठीक है, और दोनों बच्चों अलग अलग यहां पर अनुपात यहां पर प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो दो बत्तियां और अपन ने ली। ठीक है, पहली वाली को अ कहा है अपन ने, दूसरी वाली को ब कहा है। ठीक है, विभिन्न आकारों के दृश्य परंतु एक दिए गए समय में उनके संपूर्ण क्षेत्रफल में वृद्धि बच्चों क्या है, समान है। ठीक है, दोनों में संपूर्ण क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई थी, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो 10 में से 5 घटाए, यहां पर भी 5 हुआ था, यहां पर भी क्या हुआ था, 5 हुआ था। ठीक है, मतलब यहां पर जो संपूर्ण वृद्धि दर है वो तो क्या है, समान है। फिर भी उनमें से एक की सापेक्षिक वृद्धि दर बच्चों क्या है, अधिक है। और कौन से वाले की अधिक थी, यहां पर अपन ने बात की थी कितनी प्राप्त हुई, 100%, यहां पर कितनी प्राप्त हुई, 10%। ठीक है, तो अ वाले पत्ती जो थी बच्चों, उसकी संपूर्ण वृद्धि दर बच्चों क्या प्राप्त हुई थी अपन को, वो तो समान हुई थी दोनों की। ठीक है, और जो सापेक्ष वृद्धि दर थी वो अ वाले की ज्यादा प्राप्त हुई, जबकि ब वाले की क्या हुई बच्चों, हमें कम प्राप्त हुई। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, अपना सापेक्ष और निरपेक्ष वृद्धि दर हो गया। ठीक है, तो इस भाग के अंदर अपन ने एनसीईआरटी के दिए हुए शुरू के 3 प्रश्न देखे, पहले से लेकर 3 मिनट तक। ठीक है, आशा है बच्चों तीनों प्रश्न जो है आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।